हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में ना हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल समझने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम ध्यान से सुन लीजिए। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसकी एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, गोज मार्कव थ्योरम की एंड मल्टी कॉलिनियरिटी, हेटेरोस्डासिटी एंड ऑटो कोरिलेशन पढ़ेंगे, गोज मार्कव थ्योरम पढ़ेंगे एंड OLS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आपको बता दूं कि ये हमारा सुपर श्योर सीरीज़ का जो सुपर श्योर टॉपिक्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसी का पार्ट है। तो आज का टॉपिक हमारा इकोनोमेट्रिक्स का है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जितना आज हम करेंगे उनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आने की पूरी 100% संभावना है। ठीक है जी, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा अपना GRF इकोनॉमिक्स की तैयारी मेरे साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो बता दूं कि आप उसके लिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं, मेरी प्रोफाइल भी दी गई है और अभी रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है 30% ऑफ का। सिमर 10 कोड डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है जी। एंड द अदर थिंग, फ्री क्लासेस भी मेरी होती हैं। उन सभी फ्री क्लासेस के लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरी UGC नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होती है, ये असल में एक टेक्निक है इकोनॉमिक वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को मेजर करने की। जैसे एक सिंपली, दिस इज़ योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये आपका एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। इसमें हमको क्या करना होता है, हमको y की वैल्यू को पता करना है x की वैल्यू के बिहाफ पे। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, एक मिनट। दिस वुड बी योर अल्फा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू के बिहाफ पे। यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू आपकी डिपेंडेंट है एंड x की वैल्यू जो है आपकी वो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिजिनस वेरिएबल भी बोलते हैं एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सिजिनस वेरिएबल भी बोलते हैं। ये आपका इंटरसेप्ट एंड स्लोप पैरामीटर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है जी। एंड ये म्यू आई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। दिस इज एरर टर्म। इसको हम एरर टर्म भी बोलते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं या रैंडम टर्म भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये चीज़, अब इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ना इकोनोमेट्रिक्स में कुछ एजम्पशंस होती हैं। लेट्स सी दैट एजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, आप पूछेंगे वो OLS क्या होता है, क्योंकि जब हम गोज मार्कव थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पर हमको OLS की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये OLS असल में होता क्या है। उसकी भी मैं आपको डेफिनेशन वगैरह सब समझाऊंगी गोज मार्कव थ्योरम से पहले। तो सबसे पहले हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की क्या एजम्पशंस होती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारी एरर टर्म होती है ना, उसका मीन जो होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन ऑफ एरर टर्म यहाँ पे 0 हम अज्यूम करते हैं। देन एरर टर्म का वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस को हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई स्क्वायर, यानी कि एरर टर्म का वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यू। सिग्मा स्क्वायर यू के इक्वल है, यानी कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए अभी इस अजम्पशन से ना आपको हेटेरोस्डास्टिसिटी की प्रॉब्लम का पता चलेगा। पहले इस अजम्पशन को ध्यान से देख लीजिए कि जो वेरिएंस होता है एरर टर्म का वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब सिग्मा स्क्वायर यू। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कांस्टेंट है तो फिर वेरिएबल कैसा होगा। वेरिएबल तब होता अगर यहाँ पे मैं यू के पैर में आई लगा देती, तब वेरिएबल होता हो। तब उसका मतलब बन जाता कि जैसे जैसे यहाँ पे आई चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी आई चेंज हो रहा है। अगर मैं यू के पैर में आई लगा देती तो वो वेरिएबल बन जाता, वेरिएंस वेरिएबल बन जाता, मतलब चेंज हो रहा है वेरिएंस। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वेरिएंस एरर टर्म का कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। वो अभी वेरिएबल वाली चीज़ हेटेरोस्डास्टिसिटी में पढ़ेंगे। फिर तीसरी असम्पशन है एरर टर्म्स आर रैंडम, यानी कि एरर टर्म्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। ठीक है, एक्स नॉन रैंडम होते हैं, एक्स नॉन रैंडम होते हैं। यहाँ पे एक और असम्पशन है जो इससे रिलेट करती है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो आपका एक्स एंड म्यू होता है ना, ये अनकोरिलेटेड होते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड एरर टर्म में कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, यू कैन से
एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूर एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म, मतलब जो एक्स है वो एरर टर्म से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक्स एंड यू में यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म में रिलेशन नहीं होता, ये भी एक याद रख लीजिएगा असम्पशन। इसके अलावा एरर्स आर नॉन ऑटो कोरिलेटेड, यानी कि इसका मतलब एक आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में μ1 एंड μ2, ठीक है, इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये वाली असम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम ऑटो कोरिलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे यही काम आएगी। फिर है एक्स आर अज्यूम टू बी फिक्स्ड, इसका क्या मतलब है कि एक्स फिक्स रहता है। इसका ये मतलब है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए कि हमने ना, हमारे पास मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, ठीक है, तो y हमारी डिमांड है, x हमारा प्राइस है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कांस्टेंट प्राइस पर, मतलब मान लीजिए एक कमोडिटी का प्राइस है 2 रुपये, मुझे 2 रुपये के प्राइस पर रोज़ उसकी डिमांड को मेजर करना है। पहले दिन 2 रुपये के प्राइस पे कितनी डिमांड हुई, दूसरे दिन 2 रुपये के प्राइस पे कितनी डिमांड हुई, समझे बात। यानी कि x को कांस्टेंट रख के y में वेरिएशंस कंसीडर करते हैं हम। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम क्या करते हैं, x को फिक्स्ड यानी कि x को कांस्टेंट रख के वेरिएशंस कंसीडर करते हैं y में। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि x जो है वो रिपीटेड सैम्पलिंग में कांस्टेंट रहता है, जैसे मुझे रिपीटेडली y में चेंजेस को ऑब्जर्व करना है x को कांस्टेंट रख के, समझ गए, ये मतलब है इसका। फिर है एक्स आर अनकोरिलेटेड, एक्स आर अनकोरिलेटेड का मतलब ये है कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस म्यू, है ना, ऐसा बनेगा। तो इसमें अगर मैं कहूँ x1 एंड x2 में कोई कोरिलेशन नहीं है, दैट मीन्स एक्स आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ ना कि एरर्स आर नॉन ऑटो कोरिलेटेड, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि यू आई एंड यू जे में जो रिलेशनशिप है वो ज़ीरो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एंड यू जे इज इक्वल टू 0। और इसमें एक और इन चीज़ याद रख लेना, जो यहाँ पे यू आई होता है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है। सो दीज आर द एजम्पशंस, मैंने आपको बहुत सारी एजम्पशंस बता दी एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। आगे चलते हैं। तो इन एजम्पशंस के बाद है ना, हम मैं हेटेरोस्डार्सिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाने से पहले आपको गोज मार्कव थ्योरम की तरफ ले जाती हूँ। दिस इज़ गोज मार्कव थ्योरम, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इस गोज मार्कव थ्योरम में बहुत दिक्कत होती है, तो इस गोज मार्कव थ्योरम को समझने के लिए हम पहले OLS का मतलब समझते हैं। That is minimizing sum of square of residuals। वैसे ये चीज़ें इतनी डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, मैं फिर भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। That is expected value of EI square। ये कंसेप्ट है एक, मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। तो ये मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में पैरामीटर्स जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस म्यू आई। इस मॉडल में अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड करने का एक तरीका है, दैट इज़ मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। उसी को हम OLS एस्टिमेट्स, मतलब इन्हीं के वैल्यूज़ को हम OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स बोलते हैं। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स के थ्रू अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड करना, दैट आर OLS एस्टिमेट्स। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दैट आर OLS एस्टिमेट्स। थोड़ा समझ में आया? सो बेसिकली इन सब चीज़ों को अगर छोड़िए तो आपके जो OLS एस्टिमेट्स होते हैं दैट आर, मतलब एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये जो हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक टेक्निक के थ्रू,
एक टेक्निक के थ्रू, व्हाट इज़ दैट टेक्निक, मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है। तो उसी को हम OLS टेक्निक बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर टेक्निक बोलते हैं। और अल्फा एंड बीटा को हम एस्टिमेट्स बोलते हैं, यानी कि अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारी बन गई OLS एस्टिमेट्स, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग। सो अब इन OLS एस्टिमेट्स की जो ब्लू प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ही हम गोज मार्कव थ्योरम बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स का कंसेप्ट, दैट इज़ इन डिटेल, दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर योर एग्जाम पार्ट, ये थोड़ा स्टैट्स का पार्ट चला जाता है। जब आप PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से आपको ये चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं पूछी जाती, जितना ज़रूरी है मैं उतना ही आपको बताऊँगी। बाकी आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इकोनोमेट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाती हूँ। दैट इज़ बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट्स। तो ये जो OLS एस्टिमेट्स होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेट्स बोलते हैं। जैसे से ये सबसे पहले है लीनियर, दैट इज़ लीनियरिटी। तो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि जो आपका y है इसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है U अनबाइसेडनेस। अनबाइसेडनेस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि ये मेरा जैसे बीटा है, इस बीटा की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो बीटा के इक्वल है। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी अल्फ़ा की जो है वो अल्फ़ा के इक्वल आए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे बीटा कैप आएगा, यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू बीटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैप इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब आप कहेंगे ये बीटा कैप एंड अल्फ़ा कैप क्या है। देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करती हूँ तो वो अल्फ़ा एंड बीटा है। अगर मैं सैम्पल स्टेटिस्टिक की बात करती हूँ तो वो अल्फ़ा कैप एंड बीटा कैप है। आप सबको पता है कि पॉपुलेशन में से हम सैम्पल निकालते हैं, और जो पॉपुलेशन का रिजल्ट होता है वो पॉपुलेशन एस्टिमेट होता है, जो सैम्पल का रिजल्ट होता है वो सैम्पल स्टैटिस्टिक होता है। मैंने 2 मॉडल्स बनाए। पहला मॉडल ये मेरा पॉपुलेशन का मॉडल है। अगर मैं इस मॉडल को कुछ इस तरह से लिख दूं, अल्फ़ा कैप प्लस बीटा कैप एक्स प्लस ई, यू की जगह EI आ गया, एंड अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा कैप, बीटा की जगह बीटा कैप, तो ये मेरा सैम्पल का मॉडल बन गया, सैम्पल मॉडल बन गया। पॉपुलेशन में से जो मैंने सैम्पल लिया था उसके एस्टिमेट्स अल्फ़ा कैप एंड बीटा कैप हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 का पॉपुलेशन है, तो 1000 के पॉपुलेशन से जो आपने एस्टिमेट्स निकाले अल्फ़ा एंड बीटा के, एंड उस 1000 में से मैंने 100 का सैम्पल लिया, उस सैम्पल से जो मैंने एस्टिमेट्स निकाले दैट इज़ अल्फ़ा कैप बीटा कैप। फ़र्क समझ में आया। तो बाइसेडनेस का यहाँ पे ये है कि जो आपकी ये सैम्पल स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, वो आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह सैम्पल स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होनी चाहिए। समझ गए बात। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा डिफाइन भी किया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, पहले भी बताया था ना मैंने, मीन कि अगर आप मान लीजिए 100 में से 10 का सैंपल ले रहे हो, बार बार आप 100 में से 10 का सैंपल ले रहे हो, तो जो उसका एवरेज होगा ना, आपका इन 10 सैंपल लेने का जो एवरेज मतलब रिजल्ट होगा, रिजल्ट का जो एवरेज होगा वो एक्चुअल वैल्यूज़ के इक्वल आना चाहिए, बीटा की एक्चुअल वैल्यूज़ के, यानी कि पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आना चाहिए सैंपल स्टैटिस्टिक की एवरेज वैल्यू। समझे हो बात को, दैट इज़ द थिंग। फिर तीसरा यहाँ पे आता है मिनिमम वेरिएंस। अब ये जो मिनिमम वेरिएंस की प्रॉपर्टी है उसमें हम कहते हैं कि एक एस्टिमेटर बेस्ट है अगर उसका वेरिएंस कम से कम हो, वेरिएंस उसका कम से कम होना चाहिए। तो बेस्ट हम तभी बोलते हैं, बेस्ट वाली प्रॉपर्टी बड़ी थी, हमें बेस्ट तभी बोलते हैं जब उसका वेरिएंस कम से कम होगा, दूसरे एस्टिमेट से उसका वेरिएंस कम से कम होगा। फिर चौथी एक एफिशिएंसी की भी प्रॉपर्टी होती है। एक एस्टिमेटर तभी एफिशिएंट होता है जब उसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, अनबाइसेडनेस की भी एंड मिनिमम वेरिएंस की भी, तो वो एस्टिमेटर एफिशिएंट होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं। सो इन 3 प्रॉब्लम से आपको यहाँ डेफिनेशन आएगी या इनके जो टेस्ट है ना, टेस्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैचिंग्स में आपको करनी है टेस्ट, ठीक है, ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। तो ए रिग्रेशन मॉडल इन विच डिस्टर्बेंस वेरिएंस चेंज फ्रॉम, अब मैंने आपको याद करो वो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जिसमें मैंने कहा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर U के इक्वल होता है। ये अजम्पशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। बट अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर UI के इक्वल कर दूँ तो ये हेट्रोस्डासिटी बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपका I बदलेगा ना, I 1 2 3, वैसे वैसे आपका ये वाला I भी बदलेगा 1 2 3, यानी कि इसके
वेरी करने के साथ साथ फिर ये भी वैल्यू वेरी होती जाएगी। दैट मीन्स कि आपका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस वेरी कर रहा है। कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस चेंज होने से मेरा वेरिएंस सेम रहे। इससे डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है एक, आपको ये बनाया मैंने डायग्राम एक, ये आपका ई यानी कि एरर टर्म, ये आपका हो गया एक्स। तो ऑब्जर्वेशंस बदलने से अगर मेरा एरर टर्म का वेरिएंस जो है, ये एरर टर्म का वेरिएंस डिपिक्ट कर रहा है, ये सेम रहता है अगर, ठीक है, तो दैट मीन्स होमोसेडास्टिसिटी है, ठीक है, होमोसेडास्टिसिटी। बट अगर मैं कहूँ कि मेरा इस तरह से कुछ बना दूँ, मैं ऐसे करके रिलेशन बना दूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस बदलने से मेरे एरर टर्म का वेरिएंस भी बदल रहा है। दिस इज हेटेरोसेडास्टिसिटी। समझ गए? सो हेटेरोसेडास्टिसिटी क्या होती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इसके रिजल्ट्स क्या हैं। हेटेरोसेडास्टिसिटी अगर मॉडल में आ जाए तो हमारे जो ओएलएस एस्टिमेट्स कौन से थे बताया था आपको मैंने, अल्फा एंड बीटा, उनके वेरिएंस लार्ज हो जाता है। रहते अनबाइज्ड हैं बट वेरिएंस लार्ज हो जाता है उनका, ठीक है, वेरिएंस बड़ा हो जाता है। टेस्ट कौन कौन से हैं हेटेरोसेडास्टिसिटी के? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, गोल्डफेड क्वांटर टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट, पार्क टेस्ट, और भी हैं कुछ लिख देती हूँ। एक ब्रूश-पागान टेस्ट होता है, ब्रूश-पागान टेस्ट, इनके बस नाम ही याद रखने हैं। एक वाइट टेस्ट होता है, ये हेटेरोसेडास्टिसिटी के टेस्ट है। इसी तरह फिर आगे आ जाओ मल्टी कॉलिनियरिटी पर। मल्टी कॉलिनियरिटी का मतलब होता है कोरिलेशन। अभी मैंने समझाया था, एक मॉडल है, इसमें x1 एंड x1 ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, इनमें कोरिलेशन आ गया, दैट इज मल्टी कॉलिनियरिटी। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, ये मॉडल है आपका, ठीक है, इस मॉडल में दोबारा लिखती हूँ, y1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस बीटा 1 x2 प्लस म्यू, ये मॉडल है। इस मॉडल में ना y जो है वो मेरी कंजम्पशन है या मेरी डिमांड है, ठीक है, जो x1 है मेरा इनकम और x2 है मेरी वेल्थ। तो इस मॉडल में x1 एंड x2 में साफ रिलेशनशिप पता लग रहा है। क्या रिलेशनशिप? बिजली सी बात है, अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मेरी फिर वेल्थ भी तो ज़्यादा होगी ना। अगर मेरी इनकम कम होगी तो मेरी वेल्थ भी कम होगी। दैट मीन्स x1 एंड x2 में कोरिलेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड मल्टी कॉलिनियरिटी प्रॉब्लम। समझ गए? ठीक है, फिर आगे देखिए इसके टेस्ट कौन कौन से हैं। टेस्ट कौन कौन से हैं? फरार ग्लोबल टेस्ट है एक फ्रिश कन्फ्लुएंस टेस्ट होता है इसका, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर टेस्ट होता है किसका, एंड कंडीशन इंडेक्स। नाम याद रख लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं मल्टी कॉलिनियरिटी के। फिर आता है इसका कॉन्सिक्वेंस में मैं यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगी, एक मिनट। कॉन्सिक्वेंसेस ना इसके दो तरह से हो सकते हैं। दो तरह से, एक तो अगर आपकी मल्टी कॉलिनियरिटी परफेक्ट है, इफ़ यू आर राइटिंग परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी अगर परफेक्ट है, परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी यू कैन से कि जब कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 या यू कैन से कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 है, सॉरी इज इक्वल टू 1 है ना। तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? उस केस में ये होता है, उस केस में आपके जो OLS एस्टिमेट्स होते हैं ना वो इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं। इनडिटर्मिनेट यानी कि उनको हम डिटर्मिनेट ही नहीं कर पाते। इनडिटर्मिनेट यानी कि आपका जो अल्फा एंड बीटा ना वो इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं, और जो वेरिएंस होता है इन एस्टिमेट्स का वो आपका इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। एंड अगर इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, दैट मीन्स मल्टी कॉलिनियरिटी इज नॉट इक्वल टू 1, इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, तो उस केस में आपके OLS एस्टिमेट्स डिटर्मिनेट होंगे बट वेरिएंस बहुत लार्ज होगा। तो ये लिख लो थोड़ा सा, या कोई ब्लैंक स्लाइड आए तो मैं लिख दूँ क्या? यहाँ पे लिख देती हूँ, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों में इनवैलिड होगा। देखिए, अगर आपकी परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है या अगर आपकी इम्परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी है, तो परफेक्ट मल्टी कॉलिनियरिटी में क्या बताया, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएंगे, इनडिटर्मिनेट हो जाएंगे, एंड इनके जो वेरिएंस हैं वो इनफाइनाइट बन जाएंगे। और इम्परफेक्ट में अल्फा एंड बीटा तो आपके डिटर्मिनेट ही रहते हैं, डिटर्मिनेट भी रहते हैं, बाइस्ड भी रहते हैं, सॉरी अनबाइस्ड भी रहते हैं।
बट यहाँ पे क्या होता है, वेरिएंस लार्ज हो जाता है। ठीक है, बाकी जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, चाहे हेट्रोस्डार्सिटी आए, चाहे मल्टीकोलिनैरिटी आए, चाहे ऑटो कोरिलेशन, एक कॉन्सिक्वेंस सब में पक्का है कि वेरिएंस लार्ज ही होता है, तीनों में वेरिएंस लार्ज ही होता है ना। तो और एक और कॉन्सिक्वेंस तीनों का पक्का है कि जब वेरिएंस लार्ज होता है ना, वेरिएंस के लार्ज होने के कारण ना आपका जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या यू कैन से जो टी टेस्ट होता है ना, वो इनवैलिड बन जाता है। ठीक है, वो इनवैलिड बन जाता है और इसके कारण आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी मिसलीडिंग आने लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालने के लिए आपका टी स्टैटिस्टिक यूज़ होता है। तो अगर टी टेस्ट ही आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंसी इनवैलिड बन जाएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पता ना आपको, बीटा कैप माइनस बीटा ओवर स्टैंडर्ड एरर ओवर एन वाला, यही था ना। एक मिनट, इसका थोड़ा मैं देख के फार्मूला आपको बताती हूँ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मिसलीडिंग बन जाते हैं, आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इनवैलिड आ जाता है और वेरिएंस जो है वो आपका लार्ज बन जाता है। ठीक है, तो वेरिएंस लार्ज आने के कारण ही ये तीनों चीज़ें आपको तीनों प्रॉब्लम्स में दिखाई देंगे, हेटेरो में भी, मल्टीकोलिनैरिटी में भी एंड ऑटो कोरिलेशन में भी दिखेंगे। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे बीटा कैप माइनस बीटा डिवाइड बाय एस ओवर अंडर रूट एन आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला बस अंडर रूट ही आना था। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख देते होते हो, वो वही वाला फार्मूला है जो हम हिपोथेसिस टेस्टिंग में नहीं करते होते, मीन माइनस म्यू ओवर एस स्क्वायर एस ओवर अंडर रूट एन, ये वही वाला फार्मूला है। याद आया ना, दिस इज द फार्मूला। यहाँ पे एस आएगा, दिस इज योर एस ओवर अंडर रूट एन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका टी टेस्ट का फार्मूला होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का। अगर मैं हिपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ कर रही हूँ तो ये आपका दैट इज़ पॉपुलेशन मीन, दैट इज़ सैम्पल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन। ठीक है, तो ये चीज़। आगे चलते हैं। ऑटो कोरिलेशन, सो दैट इज कोरिलेशन बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ सेम वेरिएबल। अब इसका मतलब समझिएगा, ऑटो कोरिलेशन में ना आपका एरर टर्म में कोरिलेशन, जैसे एक मॉडल है आपका y1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस म्यू वन, देन y2 है आपका अल्फा प्लस बीटा x2 प्लस म्यू टू। अब ये दो अलग अलग इक्वेशंस के दो अलग अलग एरर टर्म्स हैं, इनमें रिलेशनशिप आ जाए, दिस इज ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो यू कैन से इफ दिस, ये देखिए ध्यान से ये चीज़ पढ़िए, इफ दिस एजम्पशन इज वायलेटेड देन देर इज ऑटो कोरिलेशन। याद करो ये एजम्पशन हमने पढ़ी थी ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू, अगर ये एजम्पशन वायलेट हो जाती है, यानी कि अगर मैं लिख दूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एंड यू जे नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो का मतलब उनमें रिलेशन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो की उनमें रिलेशनशिप है। जब ऐसे इस तरह से एरर टर्म्स की अलग अलग वैल्यूज़ में रिलेशनशिप आ जाए देन इट विल बिकम ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंस भी वही है जी, सेम देखिए, वेरिएंस लार्ज बन जाएगा, बाकी सब ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इनवैलिड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल मिसलीडिंग हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद ऑटो कोरिलेशन के इंपॉर्टेंट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डर्बिन-वैटसन टेस्ट है जी। डर्बिन-वैटसन टेस्ट, डी इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा कैप। डी का मतलब है यहाँ पे डर्बिन-वैटसन स्टैटिस्टिक एंड लैम्डा कैप का मतलब है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ से आपको फार्मूले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको लैम्डा कैप दिया होगा और पूछा गया होगा कि डी की वैल्यू बताओ, या आपको डी दिया होगा और पूछा गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन बताओ, वो ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑटो कोरिलेशन का नॉन न्यूमन रेशियो टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फाइन जी, तो यही हमको आज करना था भाई इकोनोमेट्रिक्स का। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अदरवाइज़ दोबारा से एक बार लेक्चर को देख लीजिए। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना
जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, इट इज़ इन टू डिटेल्ड। हर एक छोटी सी चीज़ के पीछे हज़ारों कंसेप्ट समाये हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको उतना करवाया दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता तो मैं और भी ज़्यादा इसको डिटेल में समझाती चीज़ों को। अगली क्लास में ना हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, उनके करेंगे। ठीक है जी। सो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।